आरएसएस से की। मैं बाल्य स्वयंसेवक जो होते हैं, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक था। मैंने लंबे समय तक आरएसएस में काम किया। ओटीसी थर्ड ईयर एक अंतिम ट्रेनिंग होती है आरएसएस की, मैंने वो की। इस देश के लिए जितने घातक आरएसएस पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं, उससे कम घातक इस देश के आरएसएस के लोग उससे कम घातक नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करने लगे, अपने समाज और जाति के हक सम्मान की बात करने लगे, तब उनको ये चीज़ें अखरने लगी। उसके कारण हमने आरएसएस छोड़ने का और बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। देश के लिए आने वाले समय में आप बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी करने वाला है, क्योंकि आरएसएस को नफरत है इस देश के संविधान से, आरएसएस को नफरत है इस देश के तिरंगे से, आरएसएस को नफरत है जन गण मन से। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी जी ने की, जिसके कारण मैं यहाँ पर राहुल जी के साथ खड़ा हूँ और तब तक खड़ा रहूँगा जब तक राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और बलात्कारियों के साथ मोदी जी के फोटो वायरल होते हैं, बलात्कारियों के साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोटो वायरल होते हैं, बलात्कारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज। और देखिए लगातार राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो यूपी में चल रही। भाई देखिए, जो राहुल गांधी लगातार युवाओं से और जनता से और वादे करते हुए चल रहे हैं, तो उसी पे जानना चाहूँगी क्या लग रहा है। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी ने जो किसान जो धरने पर बैठे उनको लेकर कहा है और उनसे बातचीत की, उसी के बाद साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी क्या राय है उनकी। सर पहले तो अपना परिचय दे दें। मेरा नाम कुंवर सिंह निषाद है। हाँ। मैं मथुरा से हूँ। हाँ। और मैं भी यहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा को समर्थन देने के लिए आया हूँ। आपने बताया आप आरएसएस छोड़कर आए हैं, आरएसएस छोड़ने की क्या वजह होगी सर? हाँ, ये बात सच है कि मैं आरएसएस में था। मैंने शुरुआत मैंने आरएसएस से की। मैं बाल्य स्वयंसेवक जो होते हैं, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक था। मैंने लंबे समय तक आरएसएस में काम किया। ओटीसी थर्ड ईयर एक अंतिम ट्रेनिंग होती है आरएसएस की, मैंने वो की। आरएसएस की जो विचारधारा है, जब मैंने देखा कि आरएसएस की विचारधारा में सबके लिए गुंजाइश नहीं है, वहाँ अल्पसंख्यकों से जितनी वो नफरत करते हैं, उतनी ही नफरत इस देश के पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज से करते हैं। जब हम सामाजिक न्याय की बात करने लगे, अपने समाज और जाति के हक सम्मान की बात करने लगे, तब उनको ये चीज़ें अखरने लगी। उसके कारण हमने आरएसएस छोड़ने का और बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। आपने कहा आरएसएस छोड़ने का फैसला लिया, बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया। आप कह रहे हैं कि विचारधारा का फर्क है, लेकिन मोहन भागवत तो आपने देखा होगा मस्जिद भी जाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, मत्था भी टेकते हैं। देखिए, वो देश को गुमराह करने के लिए मोहन भागवत कुछ भी कर सकते हैं। वो मस्जिद भी जा सकते हैं, वो स्वयंभू शंकराचार्य बनने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संत, सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश करते हैं। इस देश के लिए जितने घातक आरएसएस पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं, उससे कम घातक इस देश के आरएसएस के लोग उससे कम घातक नहीं है। आप पाकिस्तान की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। आप नोट करिए इसको, आप चलाइए, आप इसको ब्रॉडकास्ट करिए। हाँ। मैं बोल रहा हूँ आरएसएस इस देश के लिए घातक है, इस देश के लिए समस्या है, इस देश के लिए आने वाले समय में आप बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी करने वाला है, क्योंकि आरएसएस को नफरत है इस देश के संविधान से, आरएसएस को नफरत है इस देश के तिरंगे से, आरएसएस को नफरत है जन गण मन से। तो इस देश के जो लोकतंत्र से जिसको नफरत हो, उससे बचने की जरूरत है, उस देश को बचाने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि आरएसएस पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों से कम खतरनाक नहीं है। लेकिन आरएसएस में वही मोहन भागवत है जो कहते हैं अगर उंगली फोड़ कर देखो तो मुस्लिम का भी खून लाल है, हिंदू का भी खून लाल है, खून का कोई रंग नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आरएसएस में इतनी बड़ी उनका व्यापक सोच होती, इतनी बड़ी उनके यहाँ गुंजाइश होती, तो महिलाओं को क्यों सम्मान नहीं देते? क्यों आरएसएस का सरसंघ चालक के पद पर किसी महिला को नहीं बिठाया गया? क्यों किसी आज तक किसी दलित, किसी आदिवासी या किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को आरएसएस का सरसंघ चालक क्यों नहीं बनाया गया? जब वो सबके सम्मान की और सबके भागीदारी की बात करते हैं, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपके क्षेत्र प्रचारक कितने हैं, उनमें कितने पिछड़ी जाति के हैं, कितने दलित जाति के हैं? आपके प्रांत प्रचारक पूरे देश भर में कितने हैं और उनमें पिछड़ी दलित जाति के कितने प्रांत प्रचारक हैं? ये उनसे सवाल करना चाहिए। कितने अल्पसंख्यक है, ये सवाल करना चाहिए। मोहन भागवत ने तो ये भी कहा था कि इस देश के जो मुसलमान हैं वो हिंदू से अलग नहीं है और मुसलमानों के बिना हिंदू धर्म अधूरा है। तो जब हिंदू धर्म अधूरा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके संगठन में कितने पदाधिकारी मुसलमान हैं? ये सवाल मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूँ। लेकिन साल बिताए हैं जी, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मैंने वहाँ देखा कि उनके यहाँ सिवाय नफरत के, सिवाय तोड़ फोड़ के, सिवाय लोगों के आपसी बंटवारे के वहाँ पर कुछ नहीं है। जब आरएसएस के लोगों से सवाल पूछा जाता है कि इस देश की आज़ादी में आपका क्या योगदान था, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा नया नया संगठन था,
1924 में हमारी स्थापना हुई, तो मैं जवाब देना चाहता हूं उनको कि भाई 1924 में आपकी स्थापना की हुई और आप कुछ नहीं कर पाए। और इस देश में आज़ाद हिंद फौज बनती है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो शुरुआत थी 1939 में की और इतना बड़ी फौज बना के तैयार कर दी। तो आप इतने दिन से अंग्रेजों की गुलामी क्यों कर रहे थे? आपने इस देश के लिए कोई बड़ा योगदान क्यों नहीं दिया? ये बहुत बड़ा सवाल आरएसएस से है। लेकिन आपने कहा कि आप बचपन से आरएसएस से जुड़े हैं, तो आपसे पूछूं, आपने कहा सबसे लास्ट पड़ाव की जो ट्रेनिंग होती है वो भी आप पूरी कर चुके हैं। उस ट्रेनिंग में क्या होता है ऐसा? ये उसमें सिवाय लोगों के अंदर जहर भरने के, लोगों को भड़काने के, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के, उस ट्रेनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। सिवाय हिंसक विचार लोगों के मन में डालने के, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता है जो इस देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जब आप बचपन में आरएसएस ज्वाइन करी होगी तो क्या सोच के किया आपने कि आरएसएस ज्वाइन की? वो तो कहते थे कि उन्होंने जब बताया था शुरुआत में, जब मैंने आरएसएस ज्वाइन की तो उन्होंने बताया कि एक राष्ट्रवादी संस्था है, यहाँ देशभक्ति सिखाई जाती है। तो हम ऐसे नाते, जब जो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनका मन बड़ा कोमल होता है उस चीज़ को लेके और देश के प्रति उनका बड़ा लगाव रहता है, तो देश के प्रति देशभक्ति की भावना थी और वो लोग कहते थे कि हम देशभक्ति सिखाते हैं। लेकिन जब उनके कैंप में गए तो हमने देखा वहाँ पर कि वहाँ तो नफरत सिखाई जा रही है, वहाँ तो लोगों को भड़काया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाने की बात की जा रही है। और आगे जब उनको जैसे जैसे हम बढ़ते गए देखते गए कि उनके यहाँ तो जो विचार है उनका, ये तो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं केवल, ये पिछड़े दलित आदिवासी तो बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। उसके बाद ये फैसला किया कि अब आरएसएस को छोड़ने का समय आ गया है, तो आरएसएस से हमने अलग होने का। हमने भी देखा है कि आरएसएस की ट्रेनिंग होती है वो कई चरणों में होती है, तो कितने चरणों में लगभग ट्रेनिंग होती है आरएसएस की? देखिए, आरएसएस की ट्रेनिंग कई चरण में होती है। पहला होता है नैपुण्य वर्ग, जो बच्चों के ले जाकर कहीं विद्यालय में उनको एक दिन के लिए उनकी ट्रेनिंग की जाती है। फिर होता है प्राथमिक शिक्षा वर्ग, प्राथमिक शिक्षा वर्ग में 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, यहाँ से ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। फिर होता है ओटीसी प्रथम वर्ग, जिसे बोलते हैं संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष, वो 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष 22 दिन की ट्रेनिंग होती है। फिर संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष, देश के चुनिंदा लोगों को वो ट्रेनिंग कराई जाती है, जो कि नागपुर में होती है। जब वो देखते जाते हैं कि आदमी हमारे संगठन में रास्ता बसता जा रहा है, इसके विचार पूरी तरह से हमारे उसमें डूबता जा रहा है, उसको वो उसी हिसाब से प्रमोट करते जाते हैं। आपने कहा कुछ चुनिंदा लोगों की ट्रेनिंग होती है नागपुर में, उन चुनिंदा लोगों में क्या खासियत होती है जो उन लोगों को चुना जाता है, कुछ चुनिंदा लोगों को, कि वो आरएसएस में अब शामिल होने लायक? उनके अंदर देखा जाता है कि इसके अंदर कितने, इसका दिमाग किस हद तक ब्रेन वॉश इसका हो चुका है। इस व्यक्ति के अंदर आरएसएस की जो भावना है, आरएसएस के जो विचार हैं, जो उनके अपना ही उनका एक साहित्य है, वो उसने कितना पढ़ लिया है, वो कितना बोलने लगा है उस विषय पर, वो कितना बहस करने लगा है। क्या लगता है कि मोदी जी भी आरएसएस से आए हैं, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? हाँ, तो देखा ना, मोदी जी आरएसएस से आए तो लोकतंत्र के खिलाफ नफरत शुरू हो गई ना। मोदी जी आरएसएस से आए तो उन्होंने अपने विचार रखना शुरू कर दिया, लोकतंत्र की हत्या करना शुरू कर दिया। अब वो देखा अभी इस समय पर जो आरएसएस का भगवा ध्वज है वो पूरे देश में गाड़ने का काम कर रहे हैं। उस देश में जो तिरंगे के प्रति जो नफरत के और असम्मान की भावना थी वो पैदा होने लगी। इस देश के महापुरुषों के प्रति जो सम्मान था, अशफाक उल्लाह खान साहब के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए, विनोबा भावे जी के लिए, उनके प्रति जो असम्मान था वो पैदा होने लगा। उनके ये चीज़ों का बढ़ावा मोदी जी के आने के बाद मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि आरएसएस में, लेकिन आप राहुल गांधी के साथ अब जुड़े, राहुल गांधी के साथ क्या सोच के जुड़े? बहुत अच्छा, ये आपका सबसे अच्छा सवाल अभी आपने किया। राहुल गांधी जी ने बात की युवाओं के न्याय की, राहुल गांधी जी ने बात की महिलाओं के न्याय की, राहुल जी ने बात की इस देश के बुजुर्गों को पेंशन देने की, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी जी ने की, जिसके कारण मैं यहाँ पर राहुल जी के साथ खड़ा हूँ और तब तक खड़ा रहूँगा जब तक राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जातिगत जनगणना करा के इस देश के प्रत्येक वर्ग को उसके अनुपात में भागीदारी देने का काम करेंगे। उन्होंने बात कही है पिछड़े दलित और आदिवासियों के सम्मान, हक, हिस्से और भागीदारी की, जो सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी ने कही है। इसलिए मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूँ और लड़ने मरने जीने मरने के लिए पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ तैयार हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ तैयार है। देखिए, मोदी जी आरएसएस से आए, प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी ना तो अभी प्रधानमंत्री हैं, न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद। नहीं, इस देश की जो जनता है वो पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रही है। पूरे देश में अगर आप जाएँ तो वातावरण बनने लगा है, लोग कहने लगे हैं
पूरी तरह से मीडिया पूरा वर्ग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया राहुल गांधी जी के समर्थन को दबाने लगा है। अभी पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई सभी 5 राज्यों में, लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को मिले। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो राहुल गांधी जी को समर्थन मोदी जी से कहीं ज़्यादा है। और मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूँगा, इस देश में जो वादे मोदी जी ने किए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का फेल हो गया, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वो फेल हो गया, किसानों की आय दुगनी करने का फेल हो गया, महिलाओं को नारी को सुरक्षा देने का वो फेल हो गया। बलात्कारियों के साथ मोदी जी के फोटो वायरल होते हैं, बलात्कारियों के साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोटो वायरल होते हैं, बलात्कारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है और 2024 में इस देश की जनता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है, यह निश्चित है। को लेकर लगातार ऐसी वीडियो को देखते रहिए आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।